वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर। और हम जानते हैं पिछले 2 साल में बच्चों की पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, पर हाल ही में महाराष्ट्र से आई एक खबर ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल खुलने के महज 20 दिनों के अंदर 1000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या है डॉक्टर की राय। इन सभी सवालों के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं बीसी रॉय नेशनल अवार्डी और मेदांता हॉस्पिटल की सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीलम मोहन। डॉक्टर मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर मोहन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र में 20 दिनों के अंदर अंदर 1000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस खबर को सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होगा? इस पर आपकी क्या राय है? गुंजन, इससे पहले भी मैंने बहुत पहले ये बताया था कि हमें पूरी पैन इंडिया एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें काफी हद तक इंडिविजुअल स्टेट्स लेवल पे इसको देखना पड़ेगा। जैसे आपने बताया, हो सकता है जैसे अब दिल्ली हरियाणा स्टेट में इतने केसेस नहीं आए हैं एज कंपेयर टू महाराष्ट्र स्टेट। सो ये डिसीजन स्टेट वाइज ही लेना पड़ेगा उनको। और अभी हम बात कर रहे थे पुराने कोरोना वायरस की, और बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। वैक्सीन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब अच्छी तरीके से स्पीड से बच्चों को भी मिल जाए। और ऊपर से आ गया ये न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, तो उसको लेके भी काफी हद तक टेंशन क्रिएट हो रही है ओवरऑल सबके मन में। बट उसके बारे में भी मैं कुछ बात करूंगी। लेकिन ये सच है, काफी टाइम तक टीचर्स ने, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स रहे हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा लोड पड़ा है वो टीचर्स पे पड़ा है। बिकॉज उनको जिस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है या पेरेंट्स को जिस तरीके से इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है, उसमें काफी हद तक फर्क आया है। और जो बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स ध्यान दे पा रहे हैं उनका तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। लेकिन हर माँ बाप ये नहीं कर पाते हैं और हर लेवल की टीचर ये नहीं कर पाती है। तो मे भी काफी टाइम हमें मिला इसकी तैयारी में। और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एक चीज होती है। जैसे मीन्स टीचर्स को आप ट्रेन करें, टीचर्स जो गए वो और इस तरीके के टीचर्स को ट्रेन करें, बताएं कि कैसे वो लोग इस चीज को ओवरकम करें। और अगर कोई स्टेट ये डिसीजन लेता है कि दैट अभी वो नेक्स्ट मार्च तक अगर वो नहीं करना चाह रही क्लासेस, तो देन इन दैट केस वो जो बच्चों को नुकसान पड़ रहा है उसके उसकी सोच जरूर करनी चाहिए। बिकॉज काफी हद तक पेरेंट्स भी इससे परेशान हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे, टाइम दे, नहीं दे। और जब सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो वो भी चाहते हैं कि ये भी नॉर्मल हो। ओके डॉक्टर, ये भी बताया जैसे कि आपने अभी बताया नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसे तो डेल्टा से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा जी, है। जब एक्चुअली अगर आप याद करें तो जब कोरोना शुरू हुआ था 2020 में भी, तो ऐसे ही शुरू हुआ था कि एक आध केस से ही शुरू होते हैं हमेशा। सो देयरफॉर पहला केस हमारा इंडिया में आया था, साउथ इंडिया, और उसके बाद फैला। और अब आप देख रहे हैं यूके जैसे कंट्री में भी हुआ है। थोड़ा सा नॉन ऑफिशियल मीडिया, सोशल मीडिया में पढ़ने को आया कि शायद चंडीगढ़ में कोई साउथ अफ्रीका से लोग आए जो पॉजिटिव है। लेकिन क्या वो जेनेटिकली अभी डिटरमाइन हो गया है? क्या ऐसे ही कोई केसेस जो साउथ अफ्रीका से बैंगलोर में आए हैं, क्या वो पॉजिटिव है? ये अभी रिलीज आउट नहीं हुआ है। क्योंकि कोविड-19 का डिटेक्शन पीसीआर से आप ये डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि ओमिक्रॉन है। आपको सिर्फ जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वो B11529 जो है उस, और ये डेफिनेटली जो कल गाइडलाइंस निकली है गवर्नमेंट की, मैंने भी उसको
देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल द कंट्री, जिसमें जैसे हांगकांग, यूके एंड थोड़े यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, जिधर से भी ये पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड हैं, जी वहां से जब आएंगे तो वो एयरपोर्ट पे उनका टेस्ट देखा जाएगा। और जी अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो उनको हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए भेज देंगे। जी और अगर नेगेटिव आया तो उनको होम क्वारंटीन दिया जाएगा। उन्हें अलाउ नहीं है कि वो बाहर जाएं। और 1 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट होगा, और अगर वो उस टेस्ट में पास हुए तभी 1 मोर वीक उनको अलर्ट करा जाएगा, वरना फिर से वो स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन होम। लेकिन ये करने के बावजूद हम जानते हैं थोड़ी सी विचार लोगों के मन में है कि जो हम जिस तरीके से ये पीसीआर डिटेक्शन करते हैं, जी डेल्टा वेरिएंट तो हम ये पता कर पाए क्योंकि तब उस जो स्पाइक प्रोटीन पे वेरिएशन थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें 30 म्यूटेशंस हैं। ओके तो थोड़ा चिंता व्यतीत करी जा रही है कि ये जो पीसीआर है क्या वो मिस तो नहीं करेगा। लेकिन काफी हद तक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल जिससे वो पीसीआर बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेगा, ऐसे नहीं है कि वो मिस करेगा, ये उनकी सोच है। जी लेकिन ये चिंता जताई गई है कि कोई मिस तो नहीं होगा इस बात के लिए। ये डब्ल्यूएचओ ने इसे अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। जी मैं बिल्कुल आपको दर्शकों को एक सेकंड बताना चाहूंगी। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई न्यू म्यूटेशन आया हम्म जिसमें मैं इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं है कि ये खराब जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है अल्फा बीटा डेल्टा उससे ज्यादा खराब आए। हम्म लेकिन एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो लास्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न था वो डेल्टा वेरिएंट था, जिसकी मतलब आगोश में पूरी इंडिया आ चुकी थी। जी सेकेंड वेव में जो हाहाकार मचा, वर्ल्ड का सेकेंड वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री इंडिया थी बेस्ड जी ऑन दिस डेल्टा वेरिएंट, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा हमारे पॉपुलेशन इफेक्टेड थी। तो उसको हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। तो पहले क्या होता था, एक यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो अल्फा यहाँ तक जा रहा था, हम्म उसके बाद नेक्स्ट आया डेल्टा, तो वो इतनी फास्ट स्प्रेड होने लगा कि इतनी जल्दी यहाँ के बदले वो इतनी जल्दी इतने लोगों को स्प्रेड कर दे रहा था और सिवियरिटी भी बढ़ा रहा था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो ओमिक्रॉन आया वो तो वर्चुअली इस तरीके से आ गया है कि मतलब जब तक आप समझे वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री पे उसकी स्ट्रेट बताइए कि इतना विरुलेंट है कि वो बहुत फास्ट स्प्रेड जाएगा। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हमें मतलब साल लग गए हैं बोलते हुए मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, जितना जी मीडिया ने काम किया है शायद ही किसी और मुद्दे पे काम हुआ है पहले। लेकिन उसके बावजूद भी हम लापरवाही देखें तभी इतने केसेस आए और ये जी बहुत रैपिड स्प्रेड हो जाता है। तो वो जो हमने एंटीबॉडी बनाई है, क्या वो पूरी तरीके से इफेक्टिव रहेगी? हम्म डाउट है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है शायद सिवियरिटी बचाएगा, क्योंकि अगर आपको याद है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 60% ही इफेक्टिव थी, लेकिन सिवियरिटी को बचाई थी, मौत को बचाई थी। तो यही सोच रहे हैं कि क्या ये वेरिएंट 60 भी रहेगा या उससे कम, और क्या ये सिवियरिटी को बचाएगी। तो उसके लिए जो एक कल इंटरव्यू आया था बोथ मॉडर्ना वैक्सीन के सीईओ और फाइजर की सीईओ में, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 हफ्ते में अगर उनको ये बात का पता चल जाए कि ये किस तरीके से बॉडी में एक्सेप्टेबिलिटी या स्प्रेड है, तो उस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर में ही वो वैक्सीन को चेंज कर देंगे। मैं सबको यही कहूंगी कि जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोज नहीं लगाई वो कृपया करके अपनी सेकेंड डोज तुरंत ही लगा ले जी जी और तैयार रहें। एक्सपर्ट्स पीछे कह रहे थे कि जब हमारे एडल्ट्स फुल्ली वैक्सीनेट होंगे तभी हम स्कूल और कॉलेजेस खोल सकते हैं, बट अभी सिर्फ 35% लोगों ही जो हैं वो दोनों वैक्सीन की डोजेज ले पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट हो ये एडल्ट्स की पॉपुलेशन जो फुल्ली वैक्सीनेट हो जब हमें स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए? वेल, आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट कि बट जो प्रिवलेंस डेटा था
दैट बच्चे भी 50-60% सीरो पॉजिटिव बताए गए थे। तो उनको, मगर ये देखा गया है दूसरे अडल्ट की स्टडी से कि जिनको सिवियर इन्फेक्शन होता है उनकी एंटीबॉडी ज्यादा लेवल तक रहती है और उनको दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावना कम हुई थी। लेकिन जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था उनमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी लेवल उतनी हाई नहीं हुई। ये ओवरऑल मैं एक पिक्चर बता रही हूँ, नॉट टू द फाइनेस्ट डिटेल्स, एक्सेप्शंस हर एक चीज में होते हैं। तो उस माध्यम से मैं खुद अग्री करती हूँ आपसे सोचने में कि अभी जैसे 10th के तो बोर्ड एग्जाम्स टाइम पर हो गए, इन्होंने बहुत अक्लमंदी की है कि नवंबर दिसंबर तक हो गए हैं, और बाकियों को भी अपने एग्जाम्स ये वो तुरंत कर दें। और एंटीबॉडी थोड़ा सा स्लैकनेस आ गई थी कम्युनिटी में, क्योंकि केसेस बढ़े नहीं तो लापरवाही देखी गई थी, लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। तो जैसे जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वो इस तरीके से कुछ अपना करें कि जो एम्प्लॉय उनका वैक्सीनेटेड नहीं है उनको स्ट्रिक्ट हो जाए उनसे। इसी तरीके से हर इंसान अगर करेगा, बिकॉज वैक्सीन की कमी नहीं है देश जी में, जी जी लेकिन लोगों की आलसीपना है कि वो वैक्सीन लेने नहीं जा रहे हैं। और अब दूसरा है कि ये मुद्दा कि क्या इसको वो वैक्सीन करेगी, क्या न्यू वैक्सीन आएगी, वो अलग है। कम से कम हम सिवियरिटी से बचे, मौत से बचे, वो बहुत जरूरी हो जाएगा ये जी। वैक्सीन ले। डॉक्टर, मैं अगला सवाल ये भी लेना चाहती हूँ कि कुछ स्टेट जैसे अब जल्दबाजी दिखा रहे हैं स्कूल खोलने की, तो क्या हमें जल्दबाजी थोड़ी रोकनी चाहिए थोड़े समय के लिए? जब हम इतना रुके थोड़ा और रुक सकते हैं, नेक्स्ट सेशन तक स्कूल खोले जाने चाहिए? ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, दोनों तरफ के पलड़े हैं। कभी कभी लगता है कि खुलना नहीं चाहिए, शायद मैं भी यही समझती हूँ कि अ, अभी, बट एक्चुअली देखा गया तो लास्ट 2-3 महीने से मैं ये बोल रही थी नहीं खोलना। अगस्त सितंबर अक्टूबर मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी, और वो अभी लास्ट 3 मंथ्स में बिकॉज केसेस कम हो चुके हैं, तो उन्हीं लेवल के बच्चों के लिए खोलना चाहिए जिनको आप समझा पाते हैं। मैं अभी भी प्राइमरी स्कूल और यंगर स्कूल के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज उनको इतना समझाना मुश्किल है जी जी बच्चों को। लेकिन अगर वो सेकेंडरी मतलब हायर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप फिर भी शायद समझा पाएंगे इसके बारे में। और जिधर फैसिलिटीज हैं, पेरेंट्स को चॉइस देनी चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस चूज कर सकते तो उनको चूज करें। जैसे मेरे से काफी लोगों ने सर्टिफिकेट लेके गए हैं जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट को कोई इम्यूनोसप्रेशन चल रही है, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, अस्थमा हो, किडनी जी डिजीज हो, ऑर्गन लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हो या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे मरीजों को हम लेटर दे देते हैं कि भाई आप ऑप्शन ऑनलाइन के लिए ही जाएं। जी और ओबेसिटी भी एक काफी हाई रिस्क फैक्टर है, जिनको मैं रिस्क फैक्टर में ही मानती हूँ। तो इन लोगों को है, बट बाकी के लोग, पेरेंट्स को इस बात का देखना चाहिए कि उनके स्टेट में, उनकी सिटी में, उनके क्या हालात डिस्ट्रिक्ट हैं? में क्या हालात है। और एक्सपेशली हायर क्लासेस के लिए ही वो सोच सकते हैं जी। कैरियर, बट छोटे क्लासेस के लिए मेरा सोचना है कि हम रुक सकते हैं छोटे क्लासेस के लिए। मैं अगला और लास्ट सवाल लेना चाहती हूँ, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बच्चों की वैक्सीन का ऐलान हुए महीनों बीत गए हैं, पर अभी तक इसकी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो कब आएगी बच्चों की वैक्सीन? जी, जब मैंने भी एक्सपर्ट से बात की थी, वो कमेटी में मेरे कलीग हैं, तो मुझे यही बोला गया था कि नवंबर एंड तक उम्मीद है जी। कि आ जाएगी, लेकिन अब 2-3 दिन ही बचे हैं। हम्म। तो मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे उन्होंने एक्सपर्ट ने मुझे बताया था जो कमेटी टास्क फोर्स में वैक्सीन के थे, और अब क्या उसका प्रभाव दूसरी तरफ आएगा, क्योंकि ये वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन चाहे वो बायोटेक और दूसरे कर रहे थे, वो सेम वैक्सीन अडल्ट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं हम्म। खाली। तो इसीलिए क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, लेकिन मुझे याद है ये बोला गया था, जो लास्ट एक डिस्कशन था टीवी माध्यम पे ही, मैं एक्सपर्ट्स के साथ बैठी थी और
जो टीवी कंपनी के प्रोडक्शन थे, भारत बायोटेक के और कोविशील्ड थे, वो भी थे। तो उन्होंने जाइडस के साथ तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ रही है और वो अडल्ट्स के लिए भी डोज दे पाएंगे और चिल्ड्रन के लिए भी डोज दे पाएंगे। और उसकी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, अभी जैसे उन्होंने हमें वादा किया कि नवंबर एंड तक, तो मैं उम्मीद करती हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक तक उनके वादे अनुसार, बिकॉज हम तो काफी प्रचार भी शुरू कर दिए जी ये वैक्सीन के लिए। अपॉइंटमेंट्स एंड बुकिंग्स भी स्टार्ट करी हुई हैं बच्चों के लिए। तो मेदांता द मेडिसिटी में मैं जैसे हूँ, हम लोग भी यहाँ पे बुकिंग्स ले रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी आए, जी, हम भी ताकि उम्मीद यही करते हैं कि बच्चों की वैक्सीन जल्दी आए ताकि हमारे बच्चे सेफ और सुरक्षित रहें। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसा कि डॉक्टर नीलम ने भी कहा, ये स्टेट वाइज ही डिसाइड हो पाएगा कि स्कूल खोले जाए या नहीं जाए, वहाँ के हालात देखकर, वहाँ के केसेस देखकर। तब तक आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि वो मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथ को बार बार धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें और इस जो नए वेरिएंट से हैं वो सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। चलते चलते मैं आपको बताना चाहती हूँ TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 फैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.